करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से 108 जजेस के तकर्रुर और तबादले। तब्दील होने वाले जजेस में फैसलाबाद के 5 सिविल जजेस भी शामिल। सिविल जज मोहम्मद जीशान का शाहकोट, सिविल जज वजी अहमद का वजीराबाद तबादला कर दिया गया। सैयद कमर अब्बास का खारियां, सिविल जज नासिरा परवीन का पिंडी भटिया तबादला। सिविल जज गुलजेम असलम का लाहौर तबादला। सिविल जज लालिया तस्मिया अख्तर का झंग तबादला कर दिया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान। बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मातहत अदलिया में तकर्रुर तबादले हैं वो किए गए हैं। मजमूई तौर पर 108 जजेस जो हैं उनके ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है। तब्दील होने वाले जजेस में फैसलाबाद के 5 सिविल जज जो हैं वो शामिल हैं। सिविल जज मोहम्मद जीशान का शाहकोट, सिविल जज वहीद अहमद का वजीराबाद, सैयद कमर अब्बास का खारियां ट्रांसफर कर दिया गया है, जबकि सिविल जज नासरा परवीन का पिंडी भटिया, सिविल जज गुलजीम असलम का लाहौर ट्रांसफर किया गया। इसी तरह सिविल जज लालिया तस्मिया अख्तर को झंग ट्रांसफर कर दिया गया है। तमाम जजेस को 9 तारीख तक नई जो तैनाती पर चार्ज लेने की हदायत की गई है। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से तकर्रुर और तबादले का नोटिफिकेशन मुतल्लिका हुकाम को भेज दिया गया। जी अरसलान, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फेस्को के शोबा आईटी में 1 करोड़ से ज्यादा रकम की खुर्द बुर्द का मामला। कंप्यूटर ऑपरेटर असगर अली ने 35 लाख रुपए महकमा को वापस कर दिए। सिटी 41 ने कंप्यूटर ऑपरेटर की करप्शन का मामला उठाया था। फेस्को हुकाम के मुताबिक कंप्यूटर ऑपरेटर से मजीद रकम की वापसी के चेक लिए गए। रकम वसूली के बाद ऑपरेटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तफसीलात जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, फेस्को के शोबा आईटी में कंप्यूटर ऑपरेटर की 1 करोड़ से जायद से करप्शन का जो मामला है उसमें जो है वो 35 लाख रुपए की रकम कंप्यूटर ऑपरेटर की जानिब से महकमा को वापस कर दी गई है। सिटी 41 की जानिब से कंप्यूटर ऑपरेटर की 1 करोड़ रुपए से जायद रकम की जो खुर्द बुर्द है उसका मामला उठाया गया था। मजीद जो है वो रकम की वसूली के लिए फेस्को की जानिब से कंप्यूटर ऑपरेटर से चेक वसूल कर लिए गए हैं। इसी वाले से फेस्को हुकाम का यही कहना है कि सिटी 41 की निशानदेही पर जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर की जो रकम उसकी जानिब से खुर्द बुर्द की गई थी उसका तमाम से रिकॉर्ड जो है वो हासिल कर लिया गया है और 35 लाख रुपए की रकम जो है वो असगर अली ने महकमे को वापस कर दी है और मजीद रकम की वापसी के लिए, वसूली के लिए फेस्को की शोबा आईटी की जानिब से जो है वो चेक ले लिए गए हैं और इसके साथ साथ तमाम का रकम की वसूली के बाद कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज होगा और उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब प्रॉपर्टी पर लगाया गया टैक्स कम ना हो सका। फैसलाबाद में प्रॉपर्टी के शोबा से वाबस्ता अफराद को मुश्किलात का सामना। टैक्सेस के बायस प्रॉपर्टी का काम शदीद मुतासिर। प्रॉपर्टी एसोसिएशन ने हुकूमत से टैक्स में कमी का मुतालबा कर दिया। तफसीलात जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। जब बात करें यहाँ पर प्रॉपर्टी के हवाले से तो यहाँ पर बढ़ते हुए टैक्सेस की वजह से कारोबार शदीद अंदाज में मुतासर हो रहे हैं और यहाँ पर एसोसिएशन से वाबस्ता जो अफराद प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले उनका मुतालबा है कि टैक्सेशन में कमी की जाए ताकि यहाँ पर प्रॉपर्टी की रौनकें दोबारा से आबाद हो सकें। यहाँ पर हमारे साथ ओहदेदारान मौजूद है। जी बताइएगा क्या मसला आ रहा है। वालेकुम सलाम। अब्दुर्रहमान भाई, प्रॉपर्टी के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं टैक्सेस की वजह से कि कोई बता ही नहीं सकता आपको। बिल्कुल कारोबार तबाह हो चुका है। अगर टैक्सेस ना कम किए गए तो ये मुल्की हालात और ख़राब हो रहे हैं प्रॉपर्टी की वजह से बहुत ज़्यादा। जी क्या कहेंगे आप। सर, गैर कानूनी जो बनी है कॉलोनीज वगैरह उनकी वजह से प्रॉपर्टी को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को चाहिए कि जो गैर कानूनी कॉलोनी बनी है, सोसाइटीज़ बनी है, उनको बैन किया जाए और जो प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगे हैं उनको कम किया जाए। तो इस हवाले से ये बड़ी अहम बात है कि यहाँ पर जितनी भी टैक्सेशन है वो यहाँ पर मुज़ाकरात और मुशावरात के ज़रिए लगानी चाहिए ताकि बेहतरीन तरीके से। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं बिजली की कीमत में आए रोज इजाफा। फैसलाबाद में कॉटन पावरलूम मालिकान और अहदेदारान मैदान में आ गए। साबिक सदर चैम्बर चौधरी नवाज कहते हैं हुकूमत IPPs के साथ किए गए महंगे मुआहदे फौरी मंसूख करे। तफसीलात जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा।
حکومت کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کیا گیا ہے اور پھر اضافہ بھی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہی کیا گیا ہے۔ کاروباری حضرات، پرائیویٹ سیکٹر، انڈسٹریل سیکٹر اور اس کے ساتھ ساتھ کمرشل سیکٹر جو وہ پہلے ہی بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے انتہائی پریشان ہیں۔ مزید قیمتیں بڑھیں گی تو کاروبار کیسے چلیں گے؟ صرف بجلی کی قیمتیں بڑھنے کی ایک وجہ سے سینکڑوں فیکٹریاں جو ہیں وہ ملک کے اندر بند ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہیں۔ کئی لوگوں نے آلٹرنیٹ کے اوپر اپنا کاروبار کرنا شروع کر دیا۔ چودھری نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سابق صدر ہیں فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ چودھری صاحب کیا کہیں گے، اس وقت فیکٹریاں چلانا کتنا مشکل ہے؟ جی، فیکٹریاں چلانا پچھلے کوئی 6 7 8 ماہ سے بالکل ناممکن ہو گیا ہے۔ خاص کر جو ہمارا ویونگ سیکٹر ہے وہ تو 50% سے زیادہ اسکریپ ہو گیا ہے، اور باقی جو چل رہی ہیں وہ بھی سارا نقصان ہے۔ اور ہر ماہ یہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ آ رہی ہے یہ بالکل سمجھ میں نہیں ہے۔ ابھی 3 روپے کتنے پیسے جو اضافہ ہوا ہے، تو مطلب یہ تو بالکل فیکٹری اپنا انڈسٹری کو ختم کرنے والی بات ہے، انڈسٹری کو بند کرنے والی بات ہے۔ لیبر آپ دیکھیں، 7 لیبر بیچاری وہ فارغ ہو رہی ہے۔ جیسے جیسے یہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے، لیبر فارغ ہو رہی ہے، وہ کیا کریں گے؟ کہاں سے اپنے چولہے چلائیں گے؟ کہاں سے وہ کدھر جائیں؟ گورنمنٹ کے پاس تو آلریڈی جاب نہیں ہے، تو پرائیویٹ سیکٹر جو فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا، لوگوں کو روزگار دے رہا تھا، وہ مہنگی بجلی، پٹرول، تیل، اور اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں، میرا خیال ہے کہ یہ اب اس کا وے آؤٹ کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ کیا لگتا ہے کہ سولر ایک آخری وہ حل ہے کہ جس سے آسان قرضے دیے جائیں اگر انڈسٹریلسٹ کو اور سولر کے طرف منتقل کیا جائے، تو اس سے کچھ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں؟ یار، سولر ہر بندہ وہ نہیں افورڈ کرتا، وہ 5 سے 10% لوگوں نے کرنا ہے، وہ کر بھی رہے ہیں۔ تو اس جو بہترین حل ہے وہ فوری طور پہ جو آئی ڈی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور جو ڈالر کی بجائے ان کو پاک روپیز میں جیسے وہ پیمنٹ کی جائے، تو اس سے فوراً ہمیں ریلیف ملے گا۔ فوراً 90% آئی پی پیز ہے بھی تو پاکستان کی نا، پرائیویٹ ہے؟ پرائیویٹ بھی ہیں، پاکستان میں جو بھی ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، وہ فوراً ختم کریں۔ ہمیں جیسے ڈالر نیچے آیا ہے، یہ ساری چیزیں۔ شراز اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ میں چوکیدار بھرتی ہونے والا گریڈ 17 کا آفیسر بن گیا۔ سرکاری اداروں میں ملازمین کی آؤٹ آف 10 پروموشن ہونے لگی۔ ایک شخص نے 2 اداروں سے غیر قانونی ترقی حاصل کی۔ ڈی جی پی ایچ اے کے پی اے کی حیثیت سے کام کرنے والے 17 گریڈ کے آفیسر محمد طارق نے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ اور پی ایچ اے سے ترقیاں حاصل کی۔ 2 اداروں سے ترقی حاصل کرنے پر محمد طارق کے خلاف شواہد اور درخواست ڈی جی پی ایچ اے کو دے دی گئی۔ آپ کو بتا رہے ہیں، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ میں چوکیدار بھرتی ہونے والا گریڈ 17 کا افسر بن گیا۔ سرکاری اداروں میں ملازمین کی آؤٹ آف 10 پروموشن ہونے لگی۔ ایک شخص نے 2 اداروں سے غیر قانونی ترقی حاصل کر لی۔ ڈی جی پی ایچ اے کی پی اے کی حیثیت سے کام کرنے والے 17 گریڈ کے آفیسر محمد طارق نے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ اور پی ایچ اے سے ترقیاں حاصل کی۔ 2 اداروں سے ترقی حاصل کرنے پر محمد طارق کے خلاف شواہد اور درخواست ڈی جی پی ایچ اے کو بھیج دی گئی۔ پی ایچ اے فیصل آباد میں غیر قانونی ترقیوں کا معاملہ۔ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ میں چوکیدار بھرتی ہونے والا گریڈ 17 کا افسر بن گیا۔ پی ایچ اے ملازم نے ڈپٹی کمشنر اور ڈی جی پی ایچ اے کو درخواست دے دی۔ محمد طارق نے 2 اداروں سے غیر قانونی ترقی حاصل کی۔ تفصیلات جان لیتے ہیں وقاص احمد سے۔ جی وقاص، بتائیے گا۔ جی بالکل، پی ایچ اے فیصل آباد میں غیر قانونی ترقیوں کا معاملہ سامنے آ گیا ہے کہ ایک ہی ملازم جو ہے وہ مبینہ طور پہ 2 مختلف سرکاری اداروں سے بیک وقت ترقیاں حاصل کرتے ہوئے چوکیدار بھرتی ہونے کے بعد آج 17 گریڈ کا آفیسر بن چکا ہے۔ اس حوالے سے پی ایچ اے کے ہی ایک ملازم کی جانب سے درخواست دی گئی ڈپٹی کمشنر فیصل آباد اور ڈی جی پی ایچ اے کو، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ محمد طارق نامی گریڈ 17 کا آفیسر جو کہ موجودہ وقت میں بطور پی اے ٹو ڈی جی پی ایچ اے اس وقت تعینات ہیں، یہ اس سے قبل جو ہے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ میں بطور چوکیدار بھرتی ہوئے تھے، جو کہ نہ صرف پبلک ہیلتھ انجینئرنگ سے ترقیاں لیتے رہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہی وقتوں میں یعنی 2014 میں پی ایچ اے سے ترقی حاصل کی اور 2019 کی لسٹ میں پبلک ہیلتھ انجینئرنگ میں ترقی کے اہل قرار پائے۔ اس تمام تر غیر قانونی عمل پر درخواست گزار کی جانب سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ نہ صرف دونوں اداروں سے ترقیاں لینے کے جرم میں جو ہے وہ محمد طارق کو جو ہے وہ نوکری سے برخاست کیا جائے، بلکہ یہ بھی درخواست کی گئی ہے کہ دونوں اداروں سے بیک وقت ترقیاں لینے اور مراعات حاصل کی گئی مراعات جو ہے وہ فوری طور پہ واپس لینے کے احکامات جو ہیں وہ جاری کیے جائیں۔ اس حوالے سے ڈی جی پی ایچ اے سے بات کرنے کی کوشش کی گئی، جنہوں نے اس تمام تر معاملے سے لا علمی کا اظہار کیا، جبکہ محمد طارق کے دونوں اداروں میں بیک وقت ترقیاں لینے کے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ بھی 41 نے حاصل کیے ہیں، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ محمد طارق جو کہ اس وقت پرسنل اسسٹنٹ ڈی جی پی ایچ اے تعینات ہیں، یہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ میں
1996 में बतौर चौकीदार भर्ती हुए, 2002 में पहली तरक्की हासिल की, जबकि उसके बाद मदर ऑर्गेनाइजेशन से तरक्की हासिल करने के बजाय गैर कानूनी तौर पर पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी से तरक्की हासिल करके इस वक्त ग्रेड 17 की जॉब जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। जी वकास अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर और साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडीवाला की फैसलाबाद आमद। नायब सदर सेंट्रल पंजाब अरशद जट के भाई की वफात पर ताज़ियत की। इंशाअल्लाह हर सीट पे खड़ा होगा और मैं जितने हमारे अहदेदार हैं, चौधरी अरशद साहब मेरे साथ बैठे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं कि पार्टी की इनको पूरी सपोर्ट दी जाएगी और पार्टी की तरफ से जो भी हमारे अहदेदारान हैं उनको जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी वो पार्टी इनको सपोर्ट करेगी हर तरीके से, ताकि ये इफेक्टिव एक इलेक्शन लड़ सकें। दूसरा, मैं समझता हूं कि एक चीज़ लोगों को रियलाइज़ करना चाहिए अभी कि सिर्फ एक ही पार्टी है इस मुल्क में जो लोगों की पार्टी है और जो लोगों के लिए कुछ कर सकती है। बाकी सारी पार्टियां अपने मकसद के लिए आती हैं और अपने मकसद के लिए वोट लेती हैं, लोगों को कुछ नहीं देती। तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी एक वाहिद पार्टी है, केपी से लेके कराची तक ये हर जगह मौजूद है और हर जगह लोगों को ये पता है कि ये लोगों की पार्टी है, किसी की पर्सनल पार्टी नहीं है जो कि दूसरी पार्टियां हैं। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि लीडरशिप हो, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब हो, प्रेसिडेंट जरदारी हो, उनका जितना लोगों के साथ लगाव है इतना मैंने किसी पार्टी का लोगों के साथ इतना लगाव नहीं देखा। और जितना वो चाहते हैं कि लोगों को के साथ हम काम करें और लोगों के लिए काम करें, और यही चीज़ वो हमें और अहदेदारों को मैसेज देते हैं कि आप लोगों को सर्व करें। सो आई फील पीपल पार्टी इज़ द ओनली पार्टी which can serve the people of Pakistan and which can serve the all sectors of the people of Pakistan, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो गरीब क्लास हो, चाहे वो अमीर क्लास हो, और उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है पीपल्स पार्टी में। तो मैं समझता हूँ और मैं चौधरी अरशद से और बाकी सबको कहूँगा कि आप लोग ज़रूर इलेक्शन जितनी जोश खरोश से लड़ सकते हैं लड़ें, और पार्टी आपके साथ है, और जो भी हम मरकज़ी क़यादत आप लोगों की मदद कर सकती है वो हम करेंगे। थैंक यू जी। मांडीवाल साहब जी, राजा रियाज साहब जो है इसी हल्के से रुकन मुंतखब होते रहे हैं। पहले तो वो ये गिला करते थे कि मुस्लिम लीग नून वाले उन्हें पहचानते तक नहीं है। जी जी। अब खुद ही जाके लंदन में वो उन्होंने कबूलियत इस्लाम कबूल कर लिया वहाँ जाके। तो आप क्या समझते हैं कि उनके मुस्लिम लीग नून में जाने से पीपल्स पार्टी को इस हल्के से कोई नुकसान पहुंचेगा, कोई धचका लगेगा? अच्छा, मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं। राजा रियाज साहब मेरे दोस्त भी हैं और हमारी पार्टी में रहे हैं बड़ा अरसा। पंजाब में एक साइकिक है जो मैंने दूसरे प्रोविंसेस में नहीं देखी, कि पंजाब में लोग इलेक्शन लड़ते हैं नॉट फॉर द पार्टी बट फॉर विनिंग द इलेक्शन। तो राजा रियाज साहब एक परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। पहले वो पीपल्स पार्टी से जीते, फिर वो पीटीआई से जीते, अब वो देख रहे हैं कि अब पीएमएलएन शायद इलेक्शन जीतेगी तो मैं पीएमएलएन से टिकट ले लूं। तो ये इस टाइप की सियासत मुझे कई जगह नजर आई कि हमारे भी लोग और कुछ दूसरे भी लोग, कई लोग पीएमएलएन से भी पीटीआई में गए और वो पीटीआई से जीत के असेंबलियों में आए। तो पंजाब में थोड़ी सियासत जो है वो जीतने के लिए है, पार्टी में रहने के लिए नहीं। ये मैंने रियलाइज किया। थैंक यू जी। सर क्या अभी आप देख रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की हमदर्दियां जो है नून लीग के साथ बढ़ती जा रही हैं? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि एस्टेब्लिशमेंट की हमदर्दियां बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, क्योंकि उनका स्टांस तो आपको पता है चेंज होता रहता है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। मगर ये है कि मैंने देखा है कि जो लोग पार्टी में रहते हैं ना, दे बेनिफिट इन दी एंड। जो ये छोड़ के इधर और उधर घूमते रहते हैं तो वो एंड में उनको एक हमारी पीपल्स पार्टी का ड्रॉबैक ये रहा है कि काफ़ी। दूसरी जानिब अशोब चशम के खिलाफ फैसलाबाद के मुखय्यर हजरात मैदान में आ गए।
जमील टाउन में समाजी शख्सियत राना उमर फारूक की जानिब से फ्री आई कैंप, मरीजों का चेकअप, अद्वियात और ऑपरेशन किए गए। राना उमर फारूक का कहना था आंखों की तमाम बीमारियों का इलाज और ऑपरेशन फ्री किया जा रहा है। तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में फैलने वाली आंखों की बीमारी अशूब चश्म का इलाज करने के लिए फैसलाबाद के मुखय्यर हजरात मैदान में आ गए हैं। जमील टाउन की समाजी शख्सियत राना उमर फारूक की जानिब से छतरीवाला चौक में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें आने वाले सैकड़ों आंखों के मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया। ना सिर्फ इलाज किया गया बल्कि सैकड़ों की तादाद में मरीजों के ऑपरेशन भी किए गए। समाजी शख्सियत राना उमर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। उमर साहब, बताइएगा किस तरह आपको ये ख्याल आया कि इसका फ्री आंखों का इलाज करवाया जाए? जी देखें, अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें देखने के लिए आँख का बहुत ज़्यादा किरदार है। ये अल्लाह ताला की नेमत है जिसे हम देख सकते हैं अल्लाह ताला की नेमतों को, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ये बीमारी फैली हुई थी, शूबे चश्म और आँखों के बहुत ज़्यादा मरज़ थे, जिसकी वजह से हम सब ने मिल के इस चीज़ का फ़ैसला किया कि हम इसके लिए जो अपना किरदार अदा कर सकें वो करें, जिसके लिए हमने ये आज कैंप लगाया और कल भी 2 रोज़ा कैंप है ये हमारा, जिसमें हम फ्री अद्वियात, फ्री आँखों के मतलब हर किस्म का ऑपरेशन, जो भी इलाज है हम वो फ्री कर रहे हैं ताकि लोगों को जितना फ़ायदा हो सके मिले और वो अपनी अल्लाह ताला की नेमतों को देख सकें। राना उमर फारूक एडवोकेट की जानिब से बताया गया कि जिस तरह आंखों के अमराज तेज़ी से फैल रहे हैं और बड़ी तादाद ऐसी भी मरीजों की है जो इसका इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी सहूलत तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद एजुकेशन बोर्ड की ज़ेर एहतमाम लड़कियों के बैडमिंटन चैंपियनशिप के मुकाबले डिवीजन भर से खिलाड़ी शरीक। खिलाड़ियों का कहना था तमाम कॉलेजों में खेलों के ज़्यादा से ज़्यादा मुकाबले होने चाहिए। तफसीलात जानते हैं अली रजा से। जी अली। जी बिल्कुल, एजुकेशन बोर्ड के ज़रिए एहतमाम वुमेन बैडमिंटन इंटर कॉलेज चैंपियनशिप जो है वो डीपीएस स्कूल में जारी है, जहां पे लड़कियों की कसीर तादाद मौजूद है और वो अपने जौहर दिखा रही है। कुछ लड़कियां मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है, क्या कहेंगी खेलों के मुकाबले के हवाले से लड़कियों को कैसे देखें? जी मैं कहती हूँ कि फ़िज़िकल एजुकेशन को जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट देनी चाहिए। लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है, हमारे फैसलाबाद में बहुत कम है जो खेलों को इम्पोर्टेंट दी जाती है। मैंने डिग्री कॉलेज में मैंने एडमिशन लेना था, उन्होंने वहाँ से ना फिज़िकल एजुकेशन ख़त्म कर दी। मैं ना जी फिज़िकल एजुकेशन ख़त्म कर दी। मैंने वहाँ एडमिशन लेना था, मेरे माँ बाप इतना नहीं कर सकते थे, तो मैंने इस्लामिया कॉलेज में एडमिशन लिया फिज़िकल एजुकेशन के लिए। फिजिकल एजुकेशन होनी चाहिए बच्ची की, बड़ी एक अच्छी है कि हर कॉलेज और जिनमें फिजिकल जो एजुकेशन है उसको तरजीह देनी चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने पढ़ेगी। बेटा आप क्या कहेंगे, लड़कियां किसी से कम नहीं है, क्या कहेंगी इस इंटर चैंपियनशिप के बारे में? इन्होंने बहुत अच्छा किया कि इंटर कॉलेज ने ये स्पोर्ट्स गर्ल्स के लिए स्पेशली किए हैं ताकि गर्ल्स जो हैं वो आगे जा सके, अपनी स्ट्रेंथ को, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें, अपने टैलेंट को आगे पॉलिश कर सकें, ताकि वो भी इस बात को प्रूव कर दें कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती हैं। थैंक यू। लड़कियां किसी से कम नहीं होती हैं, वो अपने जौहर हर मैदान में जो है वो दिखा सकती हैं। जिस तरीके से बच्ची रो पड़ी और बेदा होगी, उनका ये कहना है कि फ़िज़िकल को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दी जाए। अपने अगर कॉलेज या जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इन बच्चों को ज़रूर देखें, जो बच्चे खेलना चाहते हैं उनको तरजीह दी जाए, ताकि कोई भी बच्चा इस बात से मायूस ना हो कि उसको खिलाया नहीं जा रहा। तो अभी आपने देखा भी जिस तरीके से अली रजा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।